सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में पढ़ा था, पैथोजेंस, वायरस और बैक्टीरिया, ये सब के बारे में पढ़ा था। उसी में से अगर देखा जाए, जैसे एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये बहुत ही क्रोनिक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, मतलब इट्स देयर इज नो कमिंग बैक, इस टाइप से समझो। तो इसमें क्या होता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, किसके थ्रू होती है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के थ्रू। HIV होता है, वो वायरस है, उसकी वजह से होता है। HIV का काम क्या होता है? हम इसमें जो होता है, अगर इफ अ पर्सन हैव HIV, एड्स और एनीथिंग, तो HIV क्या करेगा? उसके CD4 सेल्स को, या जो T सेल के हेल्पर होते हैं ना, उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। जब ये डिस्ट्रॉय होना शुरू करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है। आपकी जो बॉडी है एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाती है, इतनी वनरेबल हो जाती है कि वहाँ एक तो इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन हो जाता है, क्योंकि अगर जैसे हमारा इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू होगा, इम्यून सिस्टम के वीक होते ही आपके पास 10 बीमारियां चिपक सकती हैं। तो इस तरीके से वो अपॉर्चुनिटी है इन्फेक्शंस के लिए कि चलो ठीक है, इसके वैसे ही इम्यून सिस्टम वीक है, वनरेबल स्टेट है, चलो जाके इस पे अटैक कर लेते हैं। तो इस तरीके से कैंसर या कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है इजीली HIV या एड्स पेशेंट को। स्टेजेस क्या होते हैं? कितने स्टेजेस में? सबसे पहले एक्यूट HIV इन्फेक्शन होता है, वो अप्रॉक्सीमेटली उसका टाइमलाइन होता है 2 से 4 हफ्तों का एक्सपोजर के बाद। ठीक है, एक्सपोजर अगर उसको हुआ है देन 2 से 4 हफ्ते लगते हैं। सिम्टम्स वही रहते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स, फीवर रहेगा, ग्लैंड स्वेलन होंगे, सोर थ्रोट, रैश, जॉइंट एक्ट मतलब जॉइंट पेन रहेगा, मसल एक्स रहेंगे, या माउथ अल्सर है, इस टाइप से। सिग्निफिकेंस ये है, हाई वायरल लोड रहेगा और हाईली इन्फेक्शियस है। ठीक है, ये हमारे एक्यूट HIV इन्फेक्शन का है। देन क्लिनिकल लेटेंसी स्टेज आती है, जो ईयर्स से मतलब लाइक 10 साल, बहुत डेकेड्स तक चल सकती है, कैन लास्ट अप टू डेकेड्स। सिम्टम्स एसिम्टोमेटिक्स रहते हैं, माइल्ड सिम्टम्स शो होते हैं। साथ ही साथ जो वायरस है वो रेप्लिकेट करता है एक लो लेवल पे, मतलब छोटे से लेवल पे वो क्या करना शुरू कर देता है, रेप्लिकेट करता रहता है। तो उस टाइम एज सच नहीं पता चलता, कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता। अब सिग्निफिकेंस क्या है? HIV एक्टिव रहता है और इजीली ट्रांसमिबल है, कि ट्रांसमिसिबल है। देन आपका एड्स है, ये टाइमलाइन क्या होता है, ये प्रोग्रेस कर चुका है, धीरे 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 इसने क्या किया, जैसे रेप्लिकेट करना स्टार्ट किया, तो एक इस स्टेज पर पहुंच गया जहाँ पे आपका इम्यून सिस्टम जो है इतना वीक हो गया है, सीवियरली वीक होना शुरू हो गया है। मतलब वो होता है ना कि कुछ जड़ें काटनी शुरू हो जाती है। अगर सोचो एक प्लांट है या ट्री है, सोचो अगर उसकी जड़ आप काटना शुरू कर दोगे, उसकी रूट्स आप धीरे धीरे काटना शुरू करोगे, तो क्या होगा, वो धीरे 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 ऐसी कंडीशन में दिखाई देगा कि दैट ट्री इज गोइंग टू डाई। ठीक है, दैट ट्री गोना डाई। तो ये चीज़ है, होता है। सिम्टम्स क्या होंगे? धीरे धीरे वजन घटना शुरू होगा, फीवर होना शुरू होगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है तो धीरे धीरे बहुत सारे इन्फेक्शंस, डिजीजेस, बहुत सारी चीज़ें लगनी शुरू हो जाती हैं। ये सारे सिम्टम्स इजीली विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। डायग्नोसिस में क्या कर सकते हैं? डायग्नोसिस में जो HIV वायरस है, वायरस डायरेक्ट इफेक्ट करता है CD4 सेल पर। ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय करना है, तो उसका काउंट करके अगर उसका काउंट 200 सेल पर क्यूबिक लाइक मिलीमीटर क्यूब के से नीचे चला जाता है, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ, इट्स अ टाइम कि HIV ऑलरेडी वीकन कर चुका है इम्यून सिस्टम को, और यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज, ऐसा समझो कि अपॉर्चुनिटी है इन्फेक्शन और कैंसर की, जो हमें पता है, जैसे कपोसी सार्कोमा है, नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा होता है, तो ये इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ट्रीटमेंट का क्या है कि HIV ट्रांसमिशन, नॉट ट्रीटमेंट, दैट इज ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में क्या होता है कि HIV ट्रांसमिट होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है ना, किसी भी पर्सन से एज अ कॉन्टैक्ट में आया, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन का बॉडीली फ्लूइड, तो वो इजीली ट्रांसमिट हो जाता है। सबसे पहला जो इसमें होता है वो होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, दैट कैन बी विजाइनल, एनल, ओरल सेक्स विदाउट प्रोटेक्शन, तो ये ट्रांसमिशन है। सिरिंजेस का है, अगर आप निडल्स शेयर करते हो किसी भी दैट पर्सन हु इंजेक्ट ड्रग्स,
कहीं ना कहीं वो होता है ना, बीच में चला था सिरिंज नहीं शेयर करना है, सिरिंज नहीं शेयर करना, बट लोग क्या करते थे पहले के टाइम पे, पैसे बचाने के चक्कर में एक ही ब्लड टेस्ट अगर उनको लेना है किसी से तो सेम सिरिंज यूज कर देते थे, तो उसकी वजह से भी HIV कॉज हो सकता है। मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन होता है प्रेगनेंसी के टाइम, चाइल्ड बर्थ, ब्रेस्ट फीडिंग, तो इस होता है कि HIV के टाइम पे ये हो कि मदर ना कंसीव करे, लाइक वुमेन शुड नॉट कंसीव, बट कुछ प्रिकॉशंस हैं जिसकी वजह से कंसीव करने के बाद वो ट्रांसमिट नहीं होता, वो डॉक्टर्स फिजिशियंस देखते हैं। कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ऑर्गन ट्रांसप्लांट, अगर आपका किसी भी पर्सन का जिसको HIV है दैट पर्सन ट्रांसफर द ब्लड, तो क्या होता है वो दूसरे में भी चला जाता है, वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पर होता है कि बहुत स्क्रीनिंग, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं ना उसका भी बहुत अच्छा खासा प्रोटोकॉल बना रहता है, स्ट्रिक्ट रहता है, तो उसमें एज सच नहीं होता, ठीक है। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, देखो सिम्टम्स जो हमने अभी ऊपर देखे ना, एड्स में सिम्टम्स क्या क्या आ जाते हैं, तो उसमें हमारा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, वेट लॉस हो जाएगा, फीवर, नाइट स्वेट, फटीग, लिम्फ नोड्स का स्वेल हो जाना, पर्सिस्टेंट डायरिया होगा, सोर्स, निमोनिया, तो ये सारे सिम्टम्स लगे रहेंगे। हु नोज, क्योंकि इम्यून सिस्टम जब कॉम्प्रोमाइज हुआ है, किस इन्फेक्शन के पास किस इन्फेक्शन के पास या इन्फेक्शियस एजेंट के पास नहीं अपॉर्चुनिटी है कि उसको डिस्ट्रॉय करे बॉडी को, ह्यूमन या होस्ट बॉडी को, ठीक है। कैंसर हो, ट्रीटमेंट के लिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होती है जो कॉम्बिनेशन थेरेपी है, जिसमें जैसे एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हैं उसका वायरल लोड कम करता है क्योंकि वायरस है उसमें, तो उसमें मेंटेन करना पड़ता है CD4 का काउंट। CD4 सेल काउंट जो होता है वो एक हायर लेवल पर 200 से तो भाई ज़्यादा ही मेंटेन करना है, तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के थ्रू हो जाएगा। उससे क्या होगा, देखो फुल्ली ट्रीटमेंट नहीं है एज सच, एवरीवन नोज, सबको पता है कि नहीं है ट्रीटमेंट, बट प्रोग्रेशन जो है उसका जो बढ़ने का है उसको डिले किया जा सकता है, कुछ समय के लिए उसको रोका जा सकता है। गोल क्या है, सप्रेस करना है वायरल रेप्लिकेशन का। गोल सबसे पहली चीज़ तो ये, जो वायरल है वो जो रेप्लिकेट कर रहा है बॉडी के अंदर जाके, उसको कुछ समय के लिए सप्रेस कर सकते हो। इम्यून जो सप्रेशन हो चुका है या इम्यून सिस्टम जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो इम्यून फंक्शन को अच्छा किया जा सकता है और ट्रांसमिशन का जो रिस्क है उसको कम किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी ट्रीटमेंट में आती हैं, ठीक है। देयर इज़ नो सच क्योर और ट्रीटमेंट फॉर इट। अब मैनेजिंग जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं या कॉम्प्लिकेशन है उनको कैसे मैनेज करना है। अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस है, निमोनोसाइटिस है, सिस्टिस है, सॉरी निमोनिया है, या कुछ भी अदर कोई भी इन्फेक्शन है, तो सबसे पहले उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है। ट्रीट किया जाएगा उनको और रेगुलर मॉनिटरिंग चलती रहेगी। एक तो ब्लड टेस्ट आते रहेंगे वायरल लोड को देखने के लिए, CD4 सेल काउंट को देखना है, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, वैक्सीनेशन, प्रोफाइलेक्टिक मेडिकेशंस हैं, तो मेजर्स तो लेने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। प्रिवेंटिव मेजर्स में देखो सेफ सेक्स प्रैक्टिस होना चाहिए, प्री एक्सपोजर, पोस्ट एक्सपोजर, नीडल एक्सचेंज, रेगुलर टेस्टिंग, तो ये सारे क्या आ जाएंगे प्रिवेंटिव मेजर्स में, ये होने चाहिए कि किसी दूसरे को ये चीज़ ना हो। और अगर ऐसा है एज सच तो ध्यान रखना है। ईटियोलॉजी, कॉज हमें पता है वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस होता है, ये एक रेट्रोवायरस है जो होस्ट की बॉडी में जाके वो एक तरीके से इंटीग्रेट करता है जिनोम से, देन जाके वो टारगेट करेगा CD4 सेल से, ठीक है। तो ये कॉजेटिव एजेंट है। HIV-1 है जो मोस्ट कॉमन है, वायरुलेंट है और प्रेवलेंट आप वर्ल्ड वाइड देखोगे कौन सा है, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस 1। अब HIV-2 है जो बहुत कॉमन नहीं है बट वेस्ट अफ्रीका के लोगों में मोस्टली फाउंड किया जाता है और इसका स्लोअर प्रोग्रेशन होता है एड्स की तरफ। इतना ज़्यादा HIV मूव करके डायरेक्टली नहीं बनता एड्स, ठीक है, प्रोग्रेशन में टाइम लगता है। मेजर एबनॉर्मेलिटीज इम्यून सिस्टम में क्या होता है, देखो आपके CD4 सेल डिप्लीशन में जाते हैं क्योंकि एक तरीके से वो डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे वायरल रेप्लिकेट करेगा ना, तो रेप्लिकेट करने के बाद उसका काम है उस पर्टिकुलर सेल को डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय करने के बाद इम्यून सिस्टम को वीक कर देना, ये चीज़ है। इम्पेयर्ड सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी है वो खत्म हो जाती है। अपॉर्चुनिस्टिक जितने इन्फेक्शंस होंगे, वो एक तो इम्यून सिस्टम जहाँ वीक हुआ वो कॉमन इन्फेक्शन से फाइट ऑफ ही नहीं कर पाएगा, इवन दो वो कॉमन फ्लू से भी नहीं लड़ पाएगा। फिर कैंसर रिस्क बढ़ जाते हैं वीक इम्यून रिस्पॉन्स से एक तरीके से, जैसे कैपोसिस सार्कोमा है या नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा है, तो ये कैंसर हो सकते हैं पर्टिकुलर इस टाइम पे अगर इम्यून सिस्टम में एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। अब
HIV की लाइफ साइकिल क्या होती है? सबसे पहले तो HIV का अटैचमेंट होता है CD4 रिसेप्टर से, या जो हमारा, ऐसे समझो हमारा CD4 सेल है, CD4 सेल पर रिसेप्टर्स भी है। वो रिसेप्टर उस वायरस से, वो वायरस आके इन पर्टिकुलर रिसेप्टर से अटैच होगा और वो क्या करेगा, उस सरफेस के ग्लाइकोप्रोटीन को यूज करके, ठीक है, होस्ट सेल की मेम्ब्रेन में फ्यूज आउट हो जाता है, मतलब फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज होने के बाद जो वायरल कैप्सिड है उसमें RNA रहता है और एंजाइम एंटर करता है, एंटर हो जाएगा वो होस्ट सेल की बॉडी में। फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन चलता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद वो इंटीग्रेट होता है। देन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, वही प्रोसेस है, किस तरीके से रेप्लिकेशन होना शुरू होगा, रेप्लिकेशन होगा, देन असेंबली बिल्ड होगी, बडिंग होगा, देन मैच्योरेशन होगा, ठीक है। जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आपका जो वायरल एंजाइम है वो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूज करके सिंगल स्ट्रैंडेड वायरल RNA को कन्वर्ट करता है DNA में, मतलब उसको होस्ट की बॉडी को यूज करके वो अपने आप के एक सिंगल स्ट्रैंडेड वायरल RNA को कन्वर्ट कर लेता है DNA में। फिर इंटीग्रेट करता है, वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है न्यूक्लियस में। फिर उसके बाद जो होस्ट का जीनोम है या सेल्स जीनोम है उसके साथ इनकॉर्पोरेट होके एक प्रो वायरस बनाता है। मतलब आपकी ही बॉडी पे कैसे वो फीड ऑन होने लगता है, धीरे धीरे करके अपने आप की पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर लेगा, होस्ट की सेल्स के साथ बाइंड होके अपने आप को प्रो बना लेता है। पहले वो नूब आता है बट बाद में वो प्रो हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन होगा, जो भी होस्ट सेल की मशीनरी है धीरे धीरे उसको ट्रांसक्राइब करेगी वायरल DNA को इंटीग्रेट करने के बाद वायरल DNA को RNA में। फिर वो ट्रांसलेट होगा किसमें, वायरल प्रोटीन में। फिर असेंबली बिल्ड होगी, वायरल RNA और प्रोटीन असेंबल होके होस्ट सेल मेम्ब्रेन में एक इमैच्योर वायरस पार्टिकल बनाएंगे। देख रहे हो कितना कुछ कर चुका है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के पास। पहले एंटर किया है उसने, अटैचमेंट हुआ है, अटैचमेंट के बाद इंटीग्रेशन हुआ है, मतलब बॉडी, होस्ट बॉडी सिर्फ उसको एज सच रिएक्ट नहीं कर पा रही है। देन आपका वहाँ पे इमेच्योर वायरस पार्टिकल बना, वो बर्ड ऑफ करेगा होस्ट सेल से और एक लिपिड एनवलप एक्वायर कर लेगा। मैचुरेशन होगा, जो वायरल एंजाइम प्रोटीएज है वो वायरल पॉलीप्रोटीन जो है उसको क्लीव करेगा फंक्शनल प्रोटीन में, मतलब जो बेकार था उसको फंक्शनिंग बनाना है उसको, वो मैच्योर होगा वायरस जो पार्टिकल था। फिर उसके बाद तो भाई वो तो इन्फेक्शियस होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल छोड़ेगा नहीं। ये सारा पूरा प्रोसेस करने के बाद वो निकल पड़ता है ह्यूमन बॉडी, जिस होस्ट पे वो है ना, ये STD वाले सारे के सारे नमक वाले हैं कि भाई जिस थाली में नमक खाते हैं उसी का ही नुकसान करते हैं, इस हिसाब से है, ठीक है, खाना खाते हैं। सिफिलिस है, सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है, ट्रिपोनेमा पैलिडम। याद रखना, ये बैक्टीरिया या जो भी पैथोजेंस हैं जिनकी वजह से होता है वो याद रखना, उसको लिखना ज़रूरी है, एग्जाम में कल को आता है तो आप एटलीस्ट लिख पाओ। प्रोग्रेस होता है, इसकी स्टेजेस होती हैं, अगर आप इसको ट्रीट नहीं करोगे और साथ ही साथ अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, और वो आपके बहुत सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है धीरे धीरे करके। स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, मतलब आपका बॉडी धीरे 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 हार्म होना शुरू हो जाएगा। स्टेजेस होती हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट एंड टर्शरी। इनके स्टेजेस जो डिस्क्राइब की जाती हैं ना, लाइक सिफिलिस की या जो एड्स की थी, वो टाइम के हिसाब से की जाती है, टाइमलाइन होती है, पर्टिकुलर टाइमलाइन के हिसाब से इनको बताया जाता है। जैसे प्राइमरी सिफिलिस है, ये अक्कर कितने 3 हफ्तों के अंदर हो जाता है इफ़ अगर एक्सपोजर हुआ है, बट 10 से 90 दिन तक लगते ही लगते हैं, इतने में भी हो सकता है। 3 हफ्ते के साथ साथ 10 to 90 डेज भी लग सकते हैं जिनमें नहीं शो हुआ है। सिम्टम्स के टाइम पे आप इसको कैरेक्टराइज कर सकते हो एक सिंगल सोर से, सिर्फ सोर से, जिसको क्या बोलते हैं, चैंक्रे बोलते हैं, जो कहाँ अपीयर होता है, जहाँ पे बैक्टीरिया आपका एंटर किया है ना बॉडी में। टिपिकली जेनाइटल्स हैं आपके, एनस है, माउथ है, या पेशेंट, नॉट योर्स बट पेशेंट यू कैन काउंट एज। तो जो पेशेंट होता है उसके पेशेंट की जिस रूट से वो एंटर किया है, ठीक है, बैक्टीरिया एंटर किया है बॉडी में, तो वो साइड पेनफुल रहती है, दैट इज गोइंग टू बी सोर। तो ये चैंक्रे जो होता है वो पेनलेस है, फर्म है, राउंड है, ठीक है, सिंगल सोर। अब हीलिंग का क्या होता है, ये हील हो जाता है अपने आप ही विद इन 3 to 6 वीक के अंदर। बट बैक्टीरिया जो है, देखो अगर ये एंटर किया है, एंटर करने के बाद उस पर्टिकुलर साइट को तो हील हो जाना है, ठीक है, वो हो जाएगी, बट बैक्टीरिया नहीं मरा है। हीलिंग डजंट मीन कि बैक्टीरिया मर चुका है, बैक्टीरिया फिर भी बॉडी के अंदर है। सेकेंडरी सिफिलिस का टाइमलाइन जो होता है वो 2 to 8 वीक से स्टार्ट होता है जब चैंक्रे अपीयर होता है,
जो रैश और सिंगल सोर अपीयर हुआ है ना, उसके बाद से शुरू होता है सेकेंडरी सिफिलिस। उसमें स्किन रैशेज हो जाते हैं, पाम्स में, जो हैंड पाम्स हैं, फीट्स में, सोल्स होते हैं ना, फीट सोल्स, वहाँ फिर म्यूकस मेम्ब्रेन लेजन्स, फीवर, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। देन आपकी हेडेक्स, बहुत सारे सिम्टम्स धीरे 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 सेकेंडरी सिफिलिस में विजिबल और होने शुरू हो जाते हैं। हीलिंग के लिए सिम्टम्स को विदाउट ट्रीटमेंट आपके रिजॉल्व हो जाते हैं, बट इन्फेक्शन जो है वो प्रोग्रेस करता है। जैसे ये है ना, ये हीलिंग का प्रोसेस है कि भाई चलो यहाँ हील तो हो गया, कह रहे हैं शंकरे हील हो गया, बट बैक्टीरिया तो अंदर है, प्रोग्रेशन तो फिर भी होगा। सेम यही हीलिंग विदाउट ट्रीटमेंट भी हो जाएगी, बट इन्फेक्शन जो है वो लेटेंट स्टेज तक पहुंच जाएगा अगर अनट्रीटेड रहा तो। और जब लेटेंट कब शुरू होता है? जब प्राइमरी सेकेंडरी सिम्टम्स डिसअपियर होते हैं। जब प्राइमरी और सेकेंडरी के सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं ना, लाइक वो विजिबल होना बंद हो जाते हैं, तब जाके ये लेटेंट सिफिलिस का शुरू होता है। कोई विजिबल सिम्टम्स नहीं है, ये स्टेज जो सालों साल तक लगी रहती है। विद इन अ ईयर ऑफ इन्फेक्शन के लेटेंट सिफिलिस डेवलप हो जाता है अर्ली, या फिर बहुत सालों बाद इन्फेक्शन के डेवलप होता है। तो लेटेंट में एज सच नहीं पता चलेगा, कोई सिम्टम्स नहीं आते। और जो अर्ली लेटेस्ट जो सिफिलिस होता है वो फिर भी कंटेजियस रहता है, और जो लेटेंट सिफिलिस है वो यूजुअली नहीं होता कंटेजियस। तो ये लेटेंट सिफिलिस का है। टर्शरी सिफिलिस जो होता है, जो अप्रॉक्सीमेटली 10 या 30 साल के बाद, इनिशियल इन्फेक्शन के बाद पता चलता है। मतलब इतना है कि 10 साल बाद, 20 साल बाद सिफिलिस के बैक्टीरिया एक तरीके से उस बॉडी में थे, ठीक है। उस बैक्टीरिया होने के बाद सिम्टोमेटिक नहीं था, सोर हील हो गया, सब कुछ है, बट क्या हुआ, 10 साल बाद वो एक्टिव स्टेट में आया। फिर जो सिम्टम्स हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स आने लगी, हार्ट, ब्लड वेसल की, ब्रेन की, बहुत अलग अलग। फिर मैनिफेस्टेशन हुआ, ठीक है, वो मैनिफेस्ट करेंगे गुमाज, न्यूरोसिफिलिस, कार्डियोवेस्कुलर सिफिलिस। तो ऐसे क्या हुआ, वो बैक्टीरिया इनिशियल इन्फेक्शन के 10-30 साल बाद आया है, उसने ये सिम्टम्स शो किए हैं। सीवियरिटी क्या है टर्शरी की? सीवियरिटी ये होती है, वो लाइफ थ्रेटनिंग रहता है और एक तरीके से डिसेबिलिटी कॉज कर सकता है, ठीक है। ये टर्शरी सिफिलिस में होता है। कॉजेटिव एजेंट जो है बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पैलिडियम है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर कि कौन सा बैक्टीरिया है, कॉजेटिव एजेंट क्या है। ट्रांसमिट आपको पता है, सिफिलिस सोर है एक तरीके से, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सिफिलिस सोर, जिसमें किसके टाइम पे, वेजाइनल, एनल और ओरल सेक्स के टाइम पे ट्रांसमिट हो सकता है। ये बेबी टू, लाइक मदर टू बेबी, सॉरी नॉट बेबी टू मदर, मदर टू बेबी, प्रेगनेंसी के टाइम पे, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, और जिसकी वजह से कंजेनिटल सिफिलिस हो सकता है, ठीक है। ये एटियोलॉजी है। अब पैथोजेनेसिस में सबसे पहले आपका जो बैक्टीरियम है वो एंटर करेगा बॉडी में, किसके थ्रू? आपकी स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको एंटर करना है इसके थ्रू। तो कोई भी अगर ब्रेक थ्रू है या कोई स्किन में ब्रेक है म्यूकस मेम्ब्रेन में, उस टाइम बैक्टीरिया पर्टिकुलरली बॉडी में एंटर करता है। देन वहाँ पे डिसेमिनेशन होगा बैक्टीरिया का, जो ट्रेपोनेमा पैलिडियम है वो स्प्रेड हो जाएगा ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। फिर वो बैक्टीरिया धीरे धीरे ऑर्गन्स और टिश्यूज को इन्वेड करेगा और इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर देगा। इन्फेक्शन स्प्रेड आउट होगा। इम्यून रिस्पॉन्स में हमारा बॉडी जो है एक इम्यून रिस्पॉन्स माउंट करेगा, बट बैक्टीरिया क्या करेंगे, उसको एवेड कर देंगे, उसके रिस्पॉन्स को, और उससे क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकता है अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो, ठीक है। ये पैथोजेनेसिस है कि किस तरीके से बॉडी में बैक्टीरिया एंटर किया है, एंटर करने के बाद स्प्रेड हुआ है, स्प्रेड होने के बाद अगर अनट्रीटेड है तो कैसे वो इन्फेक्शियस हुआ है या इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है, कैसे सिफिलिस जो है वो बॉडी में कॉज हुआ है। सिम्टम्स बाय स्टेजेस के हिसाब से, प्राइमरी में देखो हमें पता है, प्राइमरी में कैंक्रे है, वो इन्फेक्शियस साइट है, पेनलेस रहता है, बट क्या रहता है हमारा सेकेंडरी स्टेजेस में कुछ सिम्टम्स शो होते हैं ये सारे, बट लेटेंट स्टेज में कोई विजिबल सिम्टम्स नहीं रहता। टर्शरी स्टेजेस में सॉफ्ट टिश्यूज ग्रोथ या गुमाज रहते हैं, न्यूरोसिफिलिस हैं। धीरे धीरे, क्योंकि टर्शरी स्टेज में तो बिल्कुल एंड स्टेज मान के चलो, एंड स्टेज नहीं मतलब बहुत सालों बाद जाके आता है, तो उस टाइम पे वो उसके सिम्टम्स शो होते हैं। डायग्नोसिस फिजिकल एग्जामिनेशन है, जिससे सोर्स, रैशेज या कुछ जो सिम्टम्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट फॉर
श्योर होने के लिए वहाँ पे उनको ब्लड टेस्ट कराते हैं। नॉन ट्रिपोनेमल टेस्ट होता है जिसमें रैपिड प्लाज्मा रेगिन है वो कराया जाता है, RPR। देन आपका VDRL टेस्ट है, स्क्रीन कराया जाता है सिफिलिस के लिए, ठीक है। एक ट्रिपोनेमल टेस्ट होता है वो किया जाता है जिसमें फ्लोरोसेंट ट्रिपोनेमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन है। देन बहुत सारे अलग अलग टेस्ट हैं डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए। फिर डायरेक्ट डिटेक्शन होता है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी से या PCR से कि ये पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट है सैंपल में या नहीं, सोर्स से लिया जाता है पर्टिकुलर। ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स चलेंगी, साथ ही साथ अल्टरनेटिव रहता है पेनिसिलिन या एलर्जिक पेशेंट्स के लिए, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी में क्या चलेगा, एक सिंगल इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है बेंजाथीन पेनिसिलिन G का, और इसमें लेटेंट सिफिलिस में थोड़ा सा लॉन्गर ट्रीटमेंट चलेगा, 3 डोजेज ओवर 3 वीक्स जाएगा। और न्यूरोसिफिलिस में IV जाता है पेनिसिलिन G का 10 to 14 डेज का। फिर देखो ट्रीटमेंट के बाद फॉलोअप ज़रूरी होता है कि ब्लड टेस्ट कराया जाए, मेक श्योर करें कि ट्रीटमेंट इफेक्टिव है या नहीं, जो ट्रीटमेंट ले रहे हो उससे क्योर होगा या नहीं, वैल्यूएशन होगा, ये सारी चीज़ें कराते रहना चाहिए, फॉलोअप है। प्रिवेंशन, सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है तो कॉन्डोम्स या डेंटल डैम्स दे कैन यूज़। रेगुलर स्क्रीनिंग है, एजुकेशन अवेयरनेस, तो पता होना चाहिए, एजुकेशन अवेयरनेस ज़रूरी है। और ट्रीटमेंट इंडिफेक्टेड जो भी स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट करने के लिए ट्रीटमेंट ज़रूरी है। कॉम्प्लिकेशन होती है अगर अनट्रीटेड सिफिलिस रहा तो उसे हार्ट, ब्रेन, बहुत सारे अदर ऑर्गन्स हैं जो डैमेज हो सकते हैं। कंजेनिटल जो सिफिलिस है उसमें जो न्यूबॉर्न है उनको इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, डिफॉर्मिटीज़ कॉज हो सकती हैं, तो इस सिफिलिस के बारे में। देन गॉनरिया, अब गॉनरिया भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो होता है पर्टिकुलर बैक्टीरिया के थ्रू। वो बैक्टीरिया है हमारा बाय द बैक्टीरियम नाइशीरिया गोनोरिया। इसमें क्या होता है, पहले तो देखो बैक्टीरिया याद करना मत भूलना जो ट्रांसमिट कर रहा है डिजीज को, उसको इसका काम क्या है, ये आपको इन्फेक्ट करेगा या किसी पेशेंट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है रिप्रोडक्टिव ट्रैक की वो इन्फेक्ट करना शुरू करता है, जिसमें सर्विक्स, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स रहती हैं विमेन में, बट मेन में और विमेन में जो कॉमन रहेगा वो यूरेथ्रा रहता है। म्यूकस मेम्ब्रेन, माउथ, थ्रोट, आइज, रेक्टम, ये भी चीज़ें अफेक्ट होती हैं, ठीक है, गॉनरिया से। इटियोलॉजी, कॉजेटिव एजेंट हमें पता है नीशिया गॉनरिया है, एक ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस बैक्टीरियम है, उसकी वजह से होता है। ट्रांसमिट वही है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद पेनिस, vagina, mouth, anus or an infected partner. It can be transmitted from mother to child during birth. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीजेज होती हैं वो मदर टू चाइल्ड बर्थ के टाइम पे इजीली हो सकती हैं, इसीलिए सब चीज़ें टेस्ट करानी चाहिए। अब पैथोजेनेसिस में क्या होता है, जो आपका नीशिया गोनोरिया है वो अटैच होता है एपिथेलियल सेल से। एपिथेलियल सेल में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ अटैच होगा, किससे, पिलाई यूज करके, जहाँ हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। फिर क्या होगा, जो आपका बैक्टीरिया है धीरे धीरे वो इन्वेड करना शुरू करेगा एपिथेलियल सेल को और मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जैसे ही वो प्रोड्यूस करेगा प्रोटीन वो इम्यून रिस्पॉन्स को इनहिबिट कर देगा और आपका जो न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस है उसको प्रिवेंट करेगा कि वो डिस्ट्रॉय ना करें उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को एज अ रिस्पॉन्स। तो ये है कि इम्यून इवेजन होना शुरू कर दिया है, इवेड हो गया है। इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फेक्शन जो है वो आपके इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को ट्रिगर करेगा जिसकी वजह से सिम्टम्स होना शुरू होंगे, मतलब सिम्टम्स दिखने लगेंगे। अब साइन मेन में क्या है, यूरेथ्राइटिस हो गया, बर्निंग सेंसेशन यूरिनेशन के टाइम पे, डिस्चार्ज में वाइट, येलो, ग्रीन डिस्चार्ज है फ्रॉम पीनिस, और या एपिडिडाइमिटिस है जो पेनफुल स्वेलिंग है एपिडिडाइमिस की, तो ये साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं। विमेन में सर्विसाइटिस रहता है जिसमें विजाइनल डिस्चार्ज रहेगा, ब्लीडिंग हो जाती है बिटवीन पीरियड्स। देन यूरेथ्राइटिस है, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन। पेल्विक पेन रहता है जिसमें क्या होगा, पेल्विक इन्फ्लेमेटोरी डिजीजेस हैं, लिंग हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स विमेन और मेन में होंगे। रेक्टल गॉनरिया में डिस्चार्ज, इचिंग, सोरनेस, थ्रोट गॉनरिया में सोर थ्रोट, और आई इन्फेक्शन में रेडनेस, पेन। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं डिफरेंट रूट, लाइक आप ऐसे सोचो एक्सपोजर रूट से, ठीक है, जो पर्टिकुलर एक्सपोज हुआ है दैट टाइम पे। कॉम्प्लिकेशन अगर अनट्रीटेड रहे तो विमेन्स और मेन में ये कॉम्प्लिकेशन है जो हमने अभी पढ़ा था सिम्टम्स के टाइम पे। और साथ ही साथ डायग्नोसिस के लिए न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है जो बहुत सेंसिटिव टेस्ट होता है, जिसको यूरिन सैंपल, स्वाब लिया जाता है, स्वैब्स फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया, जो भी अफेक्टेड एरिया है, इवन दो इट्स थ्रोट, रेक्टम, सर्विक्स, यूरेथ्रा, वहाँ से लिया जाएगा। देन उसको
आगे फॉरवर्ड किया जाएगा डायग्नोज करने के लिए। कल्चर, बैक्टीरियल कल्चर फ्रॉम सैंपल से यूज़ किया जाएगा एंटीबायोटिक्स में। ग्राम स्टेन है, ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स चलेंगी, ठीक है, एंटीबायोटिक्स बोल दो जो भी है। डुअल थेरेपी है, अल्टरनेटिव टेस्ट टू क्योर, ये सब चलेगा। आईएम दिया जाएगा किसका, सेफ्ट्रोक्सोन का, उसको ओरल एजिथ्रोमाइसिन से कंबाइन करके एकदम कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अल्टरनेटिव में जेंटामाइसिन है, उसके साथ एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन लगा के, अगर सेफ्ट्रोक्सिन नहीं अवेलेबल है, अगर ये अनअवेलेबल है, देन इसके बाद जो है आपके फिजिशियंस वो किस पे मूव करेंगे, अल्टरनेटिव पे मूव कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ क्योर फॉलो अप करना है। पार्टनर नोटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट, जो आपका सेक्सुअल पार्टनर है उसको नोटिफाई करना है, वो उसको पता होना चाहिए दैट योर पार्टनर नीड्स टू नो, उसको री इन्फेक्शन ना हो वो प्रिवेंट करना है। ट्रीटमेंट लेते रहना है, ठीक है, स्प्रेड ना हो। प्रिवेंटिव मेजर्स वही है, सेफ सेक्स प्रैक्टिस, रेगुलर स्क्रीनिंग, एजुकेशन, अवेयरनेस, तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स में आ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, अगर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है विमेन में, वो क्रोनिक पेन कॉज करती है, बहुत गंदा पेन होता है उनको, ठीक है। क्रोनिक समझ गए हो, क्रोनिक है लिखा हुआ तो मतलब अनदर लेवल का पेन होगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, देन एपिडिडाइमिटिस जो मेन में वो इनफर्टिलिटी को भी लीड करता है। देन डिसेमिनेटेड गोनोकॉकल इन्फेक्शन है जो सीवियर जॉइंट इन्फेक्शन, एंडोकार्डाइटिस या मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है। और न्यू बॉर्न कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं, जो नए नए बच्चों में मदर टू इन्फेंट्स में ट्रांसफ़र होता है, तो वहाँ पे सीवियर आई इन्फेक्शन होता है, हो सकता है जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस भी कॉज हो सकती है बच्चों में। ओके, तो ये था हमारा एसटीडी के बारे में जो चीज़ें पता होनी चाहिए, वो इसमें था। क्या क्या उनके साइन, सिम्टम्स, पैथोजेनेसिस, ईटियोलॉजी, जो सारे इंपॉर्टेंट है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके।